आज हम एक बहुत ही अहम बेहद ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ, विषय है डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का संविधान। इसमें पुलिस की भूमिका और न्याय की रक्षा कैसे हो। बिल्कुल, हमारे पास आम्बेडकर का संविधान पुलिस और न्याय की संरक्षकता नाम के स्रोत से कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। हाँ, और हम उन्हीं का विश्लेषण करने वाले हैं आज। देखिए, ये चर्चा इस बात पर है कि भारत का संविधान वो महज कानूनों का एक संग्रह भर नहीं है। सही कहा। जैसा स्रोत हमें बताते हैं, ये तो एक जीवित दस्तावेज है। बिल्कुल जीवंत। हाँ, और ये डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन भर के अन्याय के खिलाफ संघर्ष और एक समतामूलक समाज बनाने की उनकी गहरी सोच का प्रतीक है। हाँ, उनका जो विजन था। हमारा मकसद आज ये समझना है कि पुलिस की मौलिक भूमिका क्या है, संविधान के रक्षक और न्याय के प्रहरी के तौर पर, जिसकी कल्पना बाबा साहेब ने की थी। हाँ, और ये भूमिका सिर्फ कानून लागू करने या आप कह लें अपराधियों को पकड़ने तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा जिम्मेदार। तो चलिए संविधान और पुलिस के इस महत्वपूर्ण रिश्ते की जो परतें हैं उन्हें खोलते हैं जरा। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी विचार पर आते हैं कि पुलिस का पहला सबसे बड़ा धर्म वो है संविधान की रक्षा करना। एकदम सही। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि भाई संविधान कोई मामूली कानूनी किताब नहीं, ये भारत की आत्मा है। बिल्कुल, आत्मा। तो इस लिहाज से पुलिस का काम सिर्फ अपराध नियंत्रण तक नहीं रह जाता। नहीं, दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, मतलब जनता के मन में व्यवस्था के प्रति विश्वास जगाना और कानून के शासन का सम्मान बनाए रखना। और सबसे जरूरी हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उसे ये एहसास दिलाना कि भाई इस देश में उसके भी अधिकार हैं, उसका भी सम्मान है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर आम्बेडकर का तो मानना ही यही था, बहुत स्पष्ट रूप से, कि किसी भी राज्य की पहली मतलब सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है अपने नागरिकों को सुरक्षा देना। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि अगर समाज में अन्याय होता है तो ये राज्य की असफलता है, सीधी बात। और इस जिम्मेदारी को जमीन पर कौन उतारता है? वो पुलिस ही है, वो हाथ पुलिस ही है। हाँ, ये एक बुनियादी समझ है और मुझे लगता है यही समझ पुलिस को सिर्फ एक सरकारी विभाग के दर्जे से ऊपर उठाती है। बिल्कुल, ये उन्हें संविधान का संरक्षक बनाती है और बाबा साहेब के विचारों का वाहक भी। बाबा साहब ने कहा था, जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाते हैं, मैं ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जिसमें हर व्यक्ति कानून के सामने समान हो। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब सवाल ये है कि इस कल्पना को हकीकत कैसे बनाया जाए। सही। पुलिस का असल काम तो यही है और ये कोई हवाई बात नहीं है। नहीं। स्रोत बताते हैं कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी गरीब की, किसी हाशिए पर खड़े व्यक्ति की फरियाद धैर्य से सुनता है, जब वो किसी महिला की गरिमा की रक्षा के लिए तैयार रहता है, या जब वो किसी दलित या वंचित समुदाय के व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव सम्मान से पेश आता है, तब क्या होता है? तब वो महज अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा होता, असल में वो संविधान को जीवंत कर रहा होता है। अच्छा। वो बाबा साहेब के देखे हुए सपनों को जमीन पर उतार रहा होता है। हर ऐसा काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो संविधान के मूल्यों की जीत है। और ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ कागज पर नहीं है, लोगों के जीवन में उतर रहा है। बिल्कुल। और ये बात तो सीधे सीधे हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ जाती है ना। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोत संविधान के भाग 3 खासकर अनुच्छेद 14 से 22 तक दिए गए मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हैं। हाँ, और उनमें भी अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेहद। लेकिन इन अमूल्य अधिकारों को सिर्फ संविधान में लिख देना तो काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें जमीनी हकीकत बनाने की सबसे बड़ी व्यावहारिक जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो वो पुलिस पर है। हाँ, ये बात सही है। से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, वरना नहीं। हाँ, प्रक्रिया के तहत ही। इसका सीधा मतलब तो यही निकलता है कि पुलिस को जो शक्तियां मिली हैं उनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से, पूरी जिम्मेदारी से करना होगा। और संविधान ने जो सीमाएं तय की हैं उनके भीतर रहकर। हाँ, जैसा स्रोत में एक पंक्ति है, पुलिस का काम न किसी को अन्याय से बचाना है, मतलब किसी का पक्ष लेना, हाँ, और न ही किसी के साथ अन्याय होने देना है। ये संतुलन बहुत नाजुक है। बिल्कुल। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए बाबा साहेब का वो कथन बहुत प्रासंगिक हो जाता है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। कौन सा? कि हम चाहे कितने ही अच्छे कानून बना लें, लेकिन अगर उन्हें लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वे कानून भी बेकार हो जाएंगे। ये तो बहुत सीधी और सच्ची बात है। हाँ, ये सीधे तौर पर पुलिस की भूमिका और उनके चरित्र पर उंगली रखती है। स्रोत इसी वजह से पुलिस की ईमानदारी, उनकी निष्पक्षता और उनकी संवेदनशीलता को देश की रीढ़ की हड्डी मानते हैं।
ये सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं है। नहीं, ये वो गुण हैं जो सीधे तौर पर संविधान की इमारत को मजबूत करते हैं, लोकतंत्र की जड़ों को सींचते हैं और समाज में न्याय की भावना को गहरा करते हैं। अच्छा, यहाँ एक तकनीकी पहलू भी है। स्रोत बताते हैं कि पुलिस राज्य सूची का विषय है। हाँ, ये संवैधानिक व्यवस्था है। मतलब राज्य सरकारें उनके रोजमर्रा के कामकाज, ट्रेनिंग, प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन इससे बड़ा सच क्या है? इससे बड़ा सच ये है कि हर पुलिस अधिकारी, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, शपथ भारत के संविधान की लेता है। सही। और उस शपथ का सार यही है कि वो धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्मस्थान या पद के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना हर नागरिक को सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये संवैधानिक निष्ठा राज्य की सीमाओं से ऊपर है। ये विश्वास बहाली वाली बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि पुलिस थाने डर की जगह नहीं, बल्कि भरोसे के केंद्र बने। बिल्कुल, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो समाज में सबसे ज्यादा कमजोर या असुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे कोई गरीब किसान है, अपनी जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर आया है, या कोई महिला है, घरेलू हिंसा या किसी और अपराध का शिकार हुई है और अकेली थाने की दहलीज पर खड़ी है। हाँ, न्याय की तलाश में। तो उन्हें वहां पहुंचकर डर या झिझक नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्वास महसूस होना चाहिए कि यहाँ उनकी बात सुनी जाएगी, गंभीरता से लिया जाएगा और मदद मिलेगी। स्रोत बाबा साहेब के एक और विचार को यहाँ जोड़ते हैं, जो पुलिस के आदर्श स्वरूप को दिखाता है। कौन सा विचार? शिक्षा सोचने की शक्ति देती है, संगठन ताकत देता है और संघर्ष दिशा देता है। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि पुलिस को इन तीनों का संगम होना चाहिए। मतलब उन्हें शिक्षित होना चाहिए ताकि वे न सिर्फ कानून जाने, बल्कि संविधान की आत्मा और मानवाधिकारों की बारीकियों को भी समझे। संगठित और अनुशासित भी। हाँ, ताकि व्यवस्था बनी रहे और शक्ति का दुरुपयोग न हो। और तीसरा? संघर्षशील। हाँ, और सबसे जरूरी, उन्हें संघर्षशील होना चाहिए समाज में जो अन्याय है उसके खिलाफ, और हर नागरिक के न्याय के अधिकार की रक्षा के लिए। ये संघर्ष सिर्फ अपराधियों से नहीं है, कभी कभी व्यवस्था के भीतर की जड़ता और पूर्वाग्रहों से भी होता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। और आज के समय में जब हम देखते हैं समाज में कई बार जानबूझकर तनाव और विभाजन पैदा करने की कोशिशें होती हैं। हाँ, ये बढ़ रहा है। तब पुलिस का ये संतुलित, निष्पक्ष और संवैधानिक कर्तव्य और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। याद करें, हमारे संविधान की शुरुआत किन शब्दों से होती है? हम भारत के लोग। पुलिस बल भी उसी हम का एक हिस्सा है, अविभाज्य हिस्सा। हाँ, स्रोत इस बात को रेखांकित करते हैं कि वो जनता के सेवक हैं, किसी एक विशेष सरकार या राजनीतिक दल के नहीं। उनका वेतन देश की जनता के टैक्स से आता है। उन्हें मिली शक्तियां संविधान से मिलती हैं और उनकी असली ताकत जनता के विश्वास पर टिकी होती है। बिल्कुल, इसलिए उनका हर कदम, हर कार्रवाई, हर फैसला संविधान के दायरे में होना चाहिए और उसकी मूल भावना के अनुरूप होना चाहिए। ना तो उन्हें अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहिए, न ही किसी दबाव में आकर संविधान के सिद्धांतों से समझौता करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, बहुत बड़ी। और ये जिम्मेदारी उनके हर काम में झलकनी चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा या रोजमर्रा का क्यों ना लगे। जैसे हमारे स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं। सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित करना, हाँ, या भीड़ का प्रबंधन करना, किसी भटके हुए बच्चे या मुसीबत में फंसे बुजुर्ग की मदद करना, किसी अपराधी को कानून के हवाले करना, या फिर किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों से बचाना। ये सब महज रूटीन ड्यूटी नहीं है। सही कहा। इन्हें अगर हम संविधान की नजर से देखें तो ये असल में संविधान की प्रस्तावना में दिए गए मूल स्तंभों का व्यावहारिक प्रदर्शन है। कैसे, जरा समझाएं। देखिए, जब पुलिसकर्मी अनुशासन से यातायात नियंत्रित करते हैं या किसी जरूरतमंद नागरिक की मदद के लिए आगे आते हैं, तो वे बंधुता यानी भाईचारे के सिद्धांत को मजबूत कर रहे होते हैं। अच्छा। जब वे बिना किसी पक्षपात के अपराधी को पकड़ते हैं और उसे न्याय प्रक्रिया के हवाले करते हैं, तो वे न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। जब वे किसी निर्दोष व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, उसे झूठे मामलों से बचाते हैं, तो वे स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा कर रहे होते हैं। और समानता? और सबसे महत्वपूर्ण, जब वे बिना किसी का धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक हैसियत देखे सभी के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करते हैं, तो वे समानता के आदर्श को स्थापित करते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। हाँ, ये 4 स्तंभ। हाँ, यही हमारे संविधान की आत्मा है और बाबा साहेब के सामाजिक न्याय के दर्शन का केंद्र भी यही थे। स्रोत हमें बाबा साहेब के एक और कथन की याद दिलाते हैं। कौन सा?
कि कानून और व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के फल जरूर हैं, लेकिन वे सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना ज्यादा देर टिक नहीं सकते। हाँ, इसका गहरा अर्थ है। मतलब पुलिस को केवल कानून का औपचारिक रक्षक बनकर नहीं रहना है, बल्कि उन्हें सामाजिक न्याय का एक सक्रिय साधक भी बनना होगा। उन्हें ये गहराई से समझना और महसूस करना होगा कि जब किसी गरीब, दलित या वंचित व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, बल्कि वो सीधे संविधान की नींव पर चोट होती है। सही कहा। और इसी तरह जब कोई अमीर या प्रभावशाली व्यक्ति अपराध करके भी कानून के शिकंजे से आसानी से बच निकलता है, तब वो सिर्फ एक घटना नहीं होती, बल्कि वो पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करती है। यहाँ पर पुलिस की जवाबदेही का सवाल भी बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी। स्रोत में अनुच्छेद 355 का जिक्र किया गया है। ये अनुच्छेद केंद्र सरकार को जिम्मेदारी देता है कि वो सुनिश्चित करे कि सभी राज्यों में शासन संविधान के अनुसार ही चल रहा है। हाँ, मतलब अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाए और संवैधानिक ढांचा ही खतरे में पड़ जाए तो ऐसी असाधारण परिस्थितियों में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, बाबा साहब का सपना ये नहीं था कि ऐसी नौबत आए। उनका सपना क्या था? उनका सपना तो ये था कि राज्य सरकारें और उनकी पुलिस व्यवस्था खुद इतनी सक्षम, जिम्मेदार और संविधान के प्रति निष्ठावान हो कि ऐसी किसी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत ही कभी न पड़े। बिल्कुल, और इसके लिए पुलिस व्यवस्था में लगातार सुधार करते रहना होगा। और सबसे बढ़कर जनता का भरोसा जीतना अनिवार्य है। हाँ, पुलिस को अपने कार्यों से ये साबित करना होगा कि उनकी पहली वफादारी किसी राजनीतिक सत्ता के प्रति नहीं, बल्कि भारत के संविधान के प्रति है। यहाँ बाबा साहब का एक और कथन जो स्रोत में है बहुत सही लगता है। कौन सा? राजनीति में सफलता का असली मापदंड ये नहीं कि हम सत्ता में कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि ये है कि हम न्याय कितनी ईमानदारी से प्रदान कर रहे हैं। पुलिस बल को इसी सिद्धांत को अपना आदर्श बनाना चाहिए। हाँ, सरकारें आती जाती रहती हैं, सत्ता बदलती रहती है, लेकिन संविधान स्थायी है, वो सर्वोच्च है। इसलिए पुलिस की निष्ठा हमेशा, हर हाल में संविधान के प्रति अटूट होनी चाहिए। बिल्कुल, संविधान अटल है और पुलिस को डर का नहीं बल्कि भरोसे और विश्वास का प्रतीक बनना चाहिए। स्रोत एक सुंदर कल्पना करते हैं। हाँ, कि ऐसा माहौल बने कि एक छोटा बच्चा भी पुलिस को देखकर डरे नहीं, बल्कि अपनेपन से कहे, ये तो हमारी पुलिस है। और हर नागरिक, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न हो, पूरे विश्वास से कह सके कि पुलिस संविधान की है, हमारे अधिकारों की रक्षक है। बाबा साहब का पूरा जीवन अन्याय के खिलाफ एक संघर्ष था, लेकिन उनके हर संघर्ष का अंतिम लक्ष्य हमेशा न्याय की स्थापना रहा। स्रोत कहते हैं कि यही लक्ष्य पुलिस बल का भी होना चाहिए। हर दिन, हर पल, हर कार्य में न्याय को सबसे ऊपर रखना। देखिए, संविधान की रक्षा करना सिर्फ अदालतों या जजों का ही काम नहीं है। नहीं, संविधान की रक्षा हर उस नागरिक से होती है जो कानून का पालन करता है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है और अपने नागरिक कर्तव्यों को निभाता है। हाँ, और इस रक्षा पंक्ति में पुलिस सबसे आगे खड़े प्रहरी हैं। उनकी वर्दी पर लगे सितारे या अशोक स्तंभ सिर्फ प्रतीक चिन्ह नहीं है। नहीं, स्रोत के अनुसार उस वर्दी पर संविधान की रक्षा की भारी जिम्मेदारी का भार है। उस पर बाबा साहब के एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज का सपना टिका है। और सबसे बढ़कर उस पर एक आम नागरिक की सुरक्षा और न्याय पाने की उम्मीद टिकी है। अंत में बाबा साहब का वो अमर वाक्य याद आता है, मनुष्य महान अपने कर्मों से बनता है, अपनी जाति या जन्म से नहीं। पुलिस का कर्म है न्याय सुनिश्चित करना, निस्वार्थ सेवा करना और समाज में समानता स्थापित करने में मदद करना। यही कर्म उन्हें महान बनाता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से हमने ये समझा कि डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण में पुलिस सिर्फ एक कानून लागू करने वाली एजेंसी नहीं है। नहीं, यह सब बल प्रयोग करने वाली संस्था नहीं, बल्कि वे संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा, उन्हें जमीन पर उतारने वाले, उन्हें बनाए रखने वाले एक मौलिक स्तंभ है। हाँ, उनका हर कार्य, उनका व्यवहार, उनकी निष्ठा ये सीधे तौर पर तय करता है कि संविधान में भारत के लोगों से जो वादे किए गए हैं वे हकीकत में बदल रहे हैं, ये सिर्फ कागजी बातें बनके रह गए हैं। बिल्कुल। और अंत में हम एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो सीधे बाबा साहेब की सोच से जुड़ा है। जरूर। बाबा साहेब ने संविधान को एक जीवित दस्तावेज कहा था। हाँ, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। हाँ, एक ऐसा दस्तावेज जो स्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ बदलती जरूरतों, नई चुनौतियों और नई आशाओं के अनुसार विकसित होता है, सांस लेता है।
तो सवाल क्या है? तो सवाल ये उठता है कि आज के इस तेजी से बदलते दौर में इस संविधान रूपी जीवित दस्तावेज की जीवंतता को बनाए रखने के लिए हमारे पुलिस बल क्या कर सकते हैं? हाँ, वे अपने प्रशिक्षण में, अपनी कार्यशैली में, जनता के साथ अपने व्यवहार में और अपनी सोच में कौन से नए आयाम जोड़ सकते हैं? सोचने वाली बात है। वे ऐसा क्या नया कर सकते हैं या क्या अलग तरीके से कर सकते हैं जिससे हम भारत के लोग का उन पर विश्वास और भी गहरा हो सके और वे बाबा साहेब के सपनों के भारत, एक न्यायपूर्ण, समान और बंधुत्व पर आधारित भारत के निर्माण में और भी प्रभावी भूमिका निभा सकें। बिल्कुल। इस पर लगातार सोचना और ईमानदारी से प्रयास करना हम सबके लिए और खासकर पुलिस व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है।